कक्षा 12 भूगोल का आज 5वां अध्याय है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं होती क्या हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है। प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है प्रकृति से सीधे जो मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाता है, वो सारी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत वन वस्तु संग्रह, आखेट, मत्स्य आखेट, कृषि, पशुपालन, खनन आदि कार्य आते हैं। आइए हम प्राथमिक क्रियाओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में सबसे पहले जिसका नाम आता है वो आखेट एवं भोजन संग्रह है। क्योंकि मानव जब आदिम रूप में था तब उसके सामने प्रकृति से सीधे भोजन प्राप्त करना था। वो भोजन आखेट के रूप में प्राप्त किया जाता था या वन वस्तु जो खाने लायक थी उसका संग्रह किया जाता था। तो मानव के सभ्यता के आरंभ युग में आदिकालीन मानव अपने जीवन निर्वाहन के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। उसका जीवन निर्वहन दो कार्यों द्वारा होता था: पशुओं का आखेट कर अथवा अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल आदि को एकत्रित करना। आदिम समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अति शीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया है, तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। यह संकटापन्न है। प्राचीन काल में आखेट पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि से किया जाता था, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया? भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं के कारण किया जाता है। इसे अधिकतर आदिम कालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पतियों का संग्रहण करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता है एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। भोजन संग्रहण विश्व के दो भागों में किया जाता है: उच्च अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली आते हैं। निम्न अक्षांशों में वे क्षेत्र आते हैं जो अमेजन बेसिन में हैं अथवा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के आंतरिक प्रदेश में हैं। आधुनिक समय में भोजन संग्रहण के कार्य का कुछ भाग में व्यापारीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधि पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनैन, चमड़ा तैयार करना एवं कार्क के लिए किया जाता है। पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयों एवं क्रांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए एवं रेशों से कपड़ा बनाना, दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए एवं पेड़ के तने का उपयोग रबड़, ब्लाट, गोंद एवं राल तैयार करने के लिए किया जाता है।
जैसे कि यहाँ बताया गया है एक प्रश्न, भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया? तो इसका अर्थ यही है कि तमाम ऐसी पशुओं, पक्षियों या जीवों की प्रजातियां हैं जो आखेट से विलुप्त हो रही थी, इसलिए उनके संरक्षण के लिए भारत में शिकार को प्रतिबंधित किया गया। विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कई प्रकार की अच्छी किस्में एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रहण करने वाले समूह के उत्पादों का स्थान ले लिया है। अब जो है दूसरा आता है पशुचारण। पहला आपने देखा कि आखेट एवं वन वस्तु संग्रह, ये प्राथमिक क्रिया। दूसरी प्राथमिक क्रिया है पशुचारण। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूहों ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता है, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। अब पशुचारण भी कई प्रकार के हैं, जिसमें एक है चलवासी पशुचारण। चलवासी का मतलब जो चलते फिरते वास करते हैं अपने पशुओं के साथ, उन्हीं को चलवासी पशुचारण कहा जाता है। चलवासी पशुपालन एक प्राचीन जीवन निर्वाहक व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता है। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी एवं ऊंट पाला जाता है। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक व लामा एवं आर्कटिक और उपध्रुवी क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है। दूसरा क्षेत्र यूरोप एवं एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में है, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप पर है। नए चारागाहों की खोज में ये पशु चारक समतल भागों एवं पर्वतीय भागों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाहों की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं एवं शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इस प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है।
एवं इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्रों में भी कमी हो रही है। इनके दो कारण हैं। नंबर 1 राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और नंबर 2 है कई देशों द्वारा नई बस्तियों का योजना बनाना। कहने का मतलब राजनीतिक सीमाओं का विस्तार या कम होना या देशों द्वारा नई बस्तियों का प्रोजेक्ट बनाना, जिससे ज़मीन का अन्य रूप में उपयोग हो जाता है और चारागाह के लिए भूमि कम पड़ जाती है, इसलिए इनकी संख्या अब घट रही है। अब पशुपालन का दूसरा रूप है वाणिज्यिक पशुधन पालन। चलवासी पशुचारण के अपेक्षा वाणिज्यिक पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। वाणिज्यिक पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फार्म में अस्थायी होते हैं। यह फार्म विशाल क्षेत्रों में फैले होते हैं एवं संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है, तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्रों में ले जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार ही रखी जाती है। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े हैं। इनसे प्राप्त मांस, खाल एवं ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन जनित सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब आ जाता है, अब आपने पढ़ चुके हैं कि प्राथमिक क्रिया एक हो गई आखेट वन वस्तु संग्रह, दूसरा हो गया पशुपालन, तीसरा जो प्राथमिक कार्य है वो है कृषि। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। प्रमुख प्रणालियां निम्नलिखित हैं। उनमें से एक है निर्वाहक कृषि। निर्वाहक कृषि का मतलब ये समझ लीजिए कि जो कृषि की जाती है वो भरण पोषण के लिए ही की जाती है। उस कृषि को निर्वाहन कृषि कहते हैं। और ये निर्वाहन कृषि भी कई प्रकार के हैं। इसमें से एक कृषि है आदिम या आदिकालीन निर्वाहक कृषि। आदिकालीन निर्वाहक कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, जहां आदिम जातियों के लोग यह कृषि करते हैं। इनका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिण पूर्व एशिया है। इन क्षेत्रों की वनस्पतियों को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरण कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। कहने का मतलब है कि वनस्पतियों को जला करके वहाँ खेती की जाती है, तो ये एक कर्तन एवं दहन कृषि कहलाती है।
इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली एवं फावड़े द्वारा की जाती है। कुछ समय पश्चात यानी 3-4 साल बाद जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तब कृषक नए क्षेत्रों में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते हैं। कुछ समय पश्चात कृषक फिर वापस अपने उस पहले वाले भूमि पर आकर से कृषि करने लगते हैं। इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या है कि इस क्षेत्र की भूमि की उर्वरता कम होती जाती है, जिससे झूम का चक्र यानी आग लगाकर के कृषि क्षेत्र तैयार करना छोटा हो जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब जंगल जला के खेती की जाएगी उस भूमि पर, फिर 4-5 वर्ष बाद उसे छोड़ दिया जाएगा, फिर दूसरा जंगल जलाया जाएगा, वहाँ खेती की जाएगी और वहाँ से छोड़कर फिर अन्य जगह जाकर के खेती करेंगे। तो इस तरह एक स्थिति आएगी कि उन्हें ज़मीन नहीं मिलेगी, कैसी उर्वरक ज़मीन नहीं मिलेगी। इसी को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इसे झूम कृषि भी कहते हैं, कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं और भारत के पूर्वी राज्यों में इसे झूम कृषि, मध्य अमेरिका में एवं मैक्सिको में मिल्पा एवं मलेशिया, इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। अब आप ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाइए जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है और वहां इसे किस नाम से पुकारते हैं। तो वह इसके काफ़ी नाम हैं, 10, 15, 20 नाम हैं अन्य क्षेत्रों में अलग अलग। अगर आप लोग ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ सकते हैं, अन्यथा हम बाद में उन नामों को और उन क्षेत्रों को आपको एक सूचीबद्ध लिस्ट बना करके प्रस्तुत कर देंगे। अब आता है गहन निर्वाहक कृषि। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे क्षेत्रों में की जाती है। गहन निर्वाहक कृषि के 2 प्रकार हैं। पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाहक कृषि और दूसरा होता है चावल रहित गहन कृषि। तो जहां मानसून के माध्यम से अधिक बारिश होती है और जहां पर्याप्त मात्रा में जल की सुविधा है वहां चावल प्रधान कृषि की जाती है। चावल प्रधान गहन कृषि, इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा होता है। भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम अधिक महत्व है। उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है, यानी कृषकों की संख्या अधिक होती है भूमि के अनुपात में। दूसरा जो चावल रहित गहन कृषि होती है, तो मानसून एशिया के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां उच्चावच जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारणों के कारण भिन्नता के कारण धान की फसल प्रायः उगा पाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी की थोड़ी कमी होती है और वो सिंचाई पर ही निर्भर रहते हैं। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं सोरपम बोया जाता है। भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिम भाग में गेहूं एवं दक्षिण पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। इस कृषि की अधिकतर विशेषताएं वो ही हैं जो चावल प्रधान कृषि की हैं, केवल अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ सिंचाई करनी पड़ती है। अब आता है रोपण कृषि। अब आपने देखा कृषि के भी कई प्रकार आपके सामने आए। एक तो
गहन निर्वाहक में आदिम कृषि जिसे झूम कृषि कहते हैं, और ये गहन निर्वाहक कृषि आ गई जिसमें चावल प्रधान और चावल रहित गहन कृषि आ गई। अब आता है आपका रोपण कृषि। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का उपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि, जो बृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेश ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास के पौधे लगाए और इसकी खेती की शुरुआत की, और इसे रोपण कृषि कहा जाता है। फ्रांसीसी ने पश्चिम अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोकोआ के पौधे लगाई थी। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं लंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूहों में गन्ने एवं केले के बाग विकसित किए। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि डचों के अधीन थी, और आपके ब्राज़ील का जो कहवा का बागान है जिसे फजेंडा कहा जाता है, वो भी यूरोपियों के कब्जे में था। इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है, जिसके द्वारा बागान और बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। अब अगली कृषि है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ये कृषि विकसित राष्ट्रों में विस्तृत क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकी द्वारा की जाती है। मध्य अक्षांशों के आंतरिक एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है, यद्यपि अन्य फसल जैसे मक्का, जौ, राई एवं जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता है। इसमें कार्बाइन क्रू एक दिन में कई हेक्टेयर भूमि से अनाज काटने में सक्षम है। इसका प्रयोग किया जाता है। ये कृषि विकसित राष्ट्रों में ही संभव है, जहाँ पर तकनीकी विकास हुआ हो, कृषि यंत्र विकसित प्रयोग में लाए जाते हों, पूंजी हो तथा खेत का आकार बहुत बड़ा हो। अब अगली कृषि आती है मिश्रित कृषि। ये कृषि कई बार परीक्षा में पूछा गया है और बच्चे हमेशा गलत लिख जाते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल प्रमुख हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक हैं।
फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। यही इसका मूल मंत्र है कि मिश्रित कृषि में फसलों के साथ साथ पशुपालन भी होता है। यही इसकी खासियत है और ये लिखना बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि मिश्रित कृषि में फसल के साथ साथ पशुपालन भी होता है और दोनों को समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सूअर एवं कुक्कुट आय के मुख्य स्रोत हैं। सस्यवर्धन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतना लिखना आवश्यक है। विकसित कृषि यंत्रों, इमारतों, रासायनिक एवं वनस्पति खाद, हरी खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय के साथ ही कृषकों की कुशलता एवं योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। तो इस प्रकार ये प्राथमिक क्रिया का जो प्रथम पार्ट है वो संपन्न होता है। दूसरे पार्ट में हम शेष बचे प्राथमिक कार्यों को बताएंगे।